नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज में आपका स्वागत है। आज की वंदे भारत करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं 10 सितंबर की। 10 सितंबर की इस करंट की क्लास में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दोगे। पिछली 3-4 क्लासों से हम ये क्वेश्चन पुटअप करते जा रहे हैं, तो है कुछ बच्चे जो कमेंट करके बिल्कुल आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये। एक और मैं आशा करता हूँ कि और भी बच्चे जो देख रहे हैं वो इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में ज़रूर दें, ताकि आपको आइडिया रहे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े इससे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं वंदे भारत करंट अफेयर्स में। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, देश में मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में अव्वल रहने वाले किस राज्य को इमेजिंग अवार्ड दिया गया है? यानी देश के अंदर मोटे अनाज को उत्पादन करने के साथ ही जो राज्य किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, वो देश में अव्वल रहा है, उसको अवार्ड दिया गया है। और वो किस राज्य को दिया गया है ये बताना है। तो बिल्कुल कमेंट कर दिए कि इसके कौन से राज्य को दिया गया। क्या गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है? इनमें से किस राज्य को मोटे अनाज को उत्पादन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो अव्वल रहा है, उसके अंदर क्या किया गया है? अवार्ड दिया गया है। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है और ये मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा है। देश में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश ने लोगों को मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करने का भी सलाह दी है। यानी कि मोटा अनाज अगर व्यक्ति खाता है तो उससे बीमारियां कम होती है, मोटे अनाज से स्वस्थ रहता है आदमी। तो इसलिए देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है प्रोत्साहन करने में, और ये लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि मोटे अनाज खाने की आवश्यकता है। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे का क्वेश्चन देखिए। आज मोटे अनाज की बात करते हैं तो इसमें मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इन वाले अनाज की बात कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन आया है आपको, टाइम मैगनीज की ओर से जारी एआई सॉरी एआई टॉप लिस्ट में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? टाइम मैगनीज है, ये जो टाइम मैगनीज जो प्रकाशित होती है, ये होती है भाई अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका की जो टाइम मैगनीज है, उन्होंने एक लिस्ट, टॉप लिस्ट बनाई है एआई। एआई का मतलब कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, एआई के क्षेत्र में जिसने उत्कृष्ट कार्य किए, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनमें से लिस्ट बनाई गई है। इसमें भारत के किन लोगों को, ये भारतीय निवासियों को इसके अंदर शामिल किया गया है? तो मनु चोपड़ा, नील खोसला, इस्ना रेवनर और कालिका बाली, इन चारों को ही इसके अंदर क्या किया गया है?
चारों को ही इसके अंदर शामिल किया गया है इस लिस्ट के अंदर। और ये चारों ही लोग जो है वो एआई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अब एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल के क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि मेघालय की एक झील थी, उसके अंदर एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए रोबोट क्या करेंगे, उस झील की सफाई करेंगे। तो ये इसी क्षेत्र का बात कर रहे हैं, इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मनु, नील, स्नेह और कालिका चारों ही हैं, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और ये लिस्ट कौन सी है, टाइम मैगनीज की। टाइम मैगनीज जो अमेरिका की जो पत्रिका है उसके अंदर इनको लिस्ट में शामिल किया गया है। और कितने की शामिल लिस्ट बनाई गई थी, 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई। भाई कितने लोगों की, 100 लोगों की इसके अंदर लिस्ट बनाई गई है, जिसमें भारतीयों को, कितने भारतीयों को, 4 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। किसके क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजी गई कौन सी मशीन मंगल पर ऑक्सीजन बना रही है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी तो अपना देश भी आपको पता है चांद पर पहुंचा है, विश्व का पहला देश बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना उपग्रह भेजा है, और बहुत गर्व की बात है। इसी प्रकार की बात कर रहे हैं, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है वो नासा है। तो मैं आपसे ये आज का सवाल आपके लिए है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो देखिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह भेजा था कहां पे, मंगल ग्रह पर। कहां पे भाई, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया, नासा ने, अमेरिका की जो एजेंसी है नासा ने एक मशीन भेजी। ये जो मशीन भेजी थी वो क्या कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने की काम कर रही है, जिससे वहाँ पे जीवन व्यक्ति रह सकते हैं। ये सारी चीजें बात चल रही है। तो ये जो मशीन भेजी है वो माइक्रोवेव जितनी है, इसकी साइज कितनी है, माइक्रोवेव जितनी है। और ये क्या करती है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 10 ग्राम ऑक्सीजन बनाती है। कितनी, 10 ग्राम ऑक्सीजन बना रही है ये। और अब तक ये जो है ना 122 ग्राम ऑक्सीजन बना चुकी है। मंगल ग्रह पर ये मशीन 122 ग्राम ऑक्सीजन बना चुकी है। और इस जो मशीन का नाम है वो क्या है, मार्क्सी। क्या नाम है, मार्क्सी। मार्क्सी मशीन है जो अमेरिका की नासा कंपनी ने छोड़ा है। और ये छोड़ा कब है, 2021 के अंदर। भाई कब, ये 2021 में छोड़ी गई थी। और अब जाकर ये मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना रही है। और 1 घंटे के अंदर कितनी, 10 ग्राम ऑक्सीजन बना रही है। और अब तक इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन बना ली है। और ये जो मशीन की जो साइज है वो कितनी है, माइक्रोवेव होता है अपने घर में, रसोई में आपने देखा ही होगा, वो माइक्रोवेव जितनी ये मशीन है। और ये ऑक्सीजन बनाने का काम कर रही है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण की बात कर रहे हैं भाई, वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। भाई आयोजित किया गया है। अब देखिए आयोजित किया गया है और ये का दूसरा फेज है भाई, वरुण का ये दूसरा फेज है। कौन सा फेज है, दूसरा फेज है ये। और ये दोनों जो सैन्य अभ्यास हुआ था नौसेना का द्विपक्षीय, ये किसके साथ हुआ, ये फ्रांस के साथ। भाई किसके साथ, फ्रांस के साथ भारत ने ये क्या किया था, द्विपक्षीय नौसेना का वरुण जो इसको नाम दिया गया है, इसका दूसरा फेज का क्या किया है, अभ्यास किया है। और ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है अरब सागर में। कहाँ पे भाई, अरब सागर में। अरब सागर के अंदर ये अभ्यास हो रहा है। और भारत और जो फ्रांस है, भारत और फ्रांस
भारत और फ्रांस 1993 से ही, ध्यान से सुनना, 1993 से ही ये द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। कब से? 1993, जिससे दोनों की सेनाओं का क्या हो रही है, नौसेनाओं का अभ्यास हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हो रही है, इनके बीच में उनका आविष्कार हो रहा है, उनका टेस्टिंग हो रही है। अब देखिए, लेकिन इसी जो नाम दिया गया है, ये 2001 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? वरुण नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? वरुण नाम रखा गया था। ये वरुण नाम कब रखा गया? 2001 में। और दोनों द्विपक्षीय जो अभ्यास हो रहा है वो कब से? 1993 से हो रहा है। और ये पहला फेज नहीं है, ये जो इसका है 21वां जो संस्करण है इसका, ये दूसरा फेज है। इसका पहला जो फेज था वो 16 से लेकर 23 जनवरी 2023 में इसका पहला फेज कंप्लीट हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर ये क्या हुआ था? पहला फेज कंप्लीट हुआ था। और दूसरा जो फेज अभी हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? अरब सागर के अंदर हो रहा है। वरुण दूसरा फेज, वरुण का दूसरा फेज, जो किसके बीच हो रहा है? फ्रांस और भारत के बीच में, फ्रांस और भारत के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन ले गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट अभी करंट का, भारत के अंदर देखिए G20, क्या बात है, भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। 20 देशों के जो मुखिया है यहाँ पे आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हर चीज़ में, विश्व में, संसार के लिए क्या किया जा सकता है। यूरोपीय देश भी आए हैं यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें लिया G20 का 21वां सदस्य कौन से देश को बनाया गया है या किसे बनाया गया है? भाई यहाँ पे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसको? अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे G20 का 21वां सदस्य बनाया गया है। इसमें क्या हुआ था? पहले सेशन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, किसके लिए? कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर इसका सदस्य बनाया जाए। और बिल्कुल इसके अंदर चीन व, किसने? चीन व यूरोपीय यूनियन ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया है भाई। चीन व यूरोपीय समर्थन यूनियन ने भी इसका क्या किया है? समर्थन किया है, बिल्कुल। और यहाँ की बात करते हैं, देखिए अब ये जो इस G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन आने से लगभग इस यूनियन के 55 देशों को, कितने देशों को? 55 देशों को लाभ होगा भाई। 55 देशों को क्या होगा? लाभ होगा। अब बात करते हैं, 55 देशों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ में अफ्रीकन यूनियन का जो गठन हुआ था, अफ्रीकन यूनियन का जो गठन हुआ था, इनका गठन की बात करते हैं। गठन हुआ था 1963 के अंदर। कब हुआ था? 1963 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का गठन हुआ था, जिसमें अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसके जो देश है, इसमें छोटे मोटे देश मिलाकर इनको बनाया गया है। अब ये G20 का कौन सा सदस्य है? 21वां सदस्य बन गया है। और अफ्रीकन यूनियन का जो अभी प्रमुख है, अभी इसकी बात करते हैं, जो इसकी बैठक के अंदर बैठा है, और इसका जो अफ्रीकन यूनियन का जो अध्यक्ष है वह है अजाली, यहां लिख देता हूं। बिल्कुल, आप भी कमेंट करके बताइए, आप भी कमेंट करके बताइए क्या है? ओसोमानी क्या है? अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष की कर लो या प्रमुख कर लो, एक ही बात है भाई। किसका? अफ्रीकन यूनियन का ये क्या है? प्रमुख है। और ये अब G20 का 21वां सदस्य बन गया है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किन जिलों में राजा बूंदा व मीणा पनोरमा तथा राजा बूंदा मीणा और पनोरमा तथा महर्षि नवल पनोरमा के निर्माण हेतु 4-4 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी बहुत सी स्वीकृतियां दे रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। उसी क्रम के अंदर अब क्या कर रहे हैं
के राजा बूंदा मीणा था, जिन्होंने बूंदी की स्थापना की थी भाई। किसकी? बूंदी की स्थापना की थी। किसने? बूंदा मीणा ने, ठीक है ना। और दूसरा महर्षि जो नवल है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। महर्षि नवल है जो नीची जाति के प्लस जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया था? काम किया। नीची जाति के उत्थान के लिए तथा गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया था? काम किया था भाई। गरीबों व नीची जाति के लोगों के लिए काम किया है इन्होंने। अब इनके लिए पनोरमा, पनोरमा का मतलब क्या है ये समझिए कि एक प्रदर्शनी लगाएंगे, बनाया जाएगा प्रदर्शनी, जिसके अंदर इनके कार्यों का, इनका जो कार्य उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो वो जो कार्य बनाए गए हैं वो कहाँ गए? ये बूंदा मीणा पनोरमा और महर्षि नवल पनोरमा है, वो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा बूंदी व जोधपुर में। कहाँ पे? बूंदी जोधपुर के अंदर भाई। बूंदी और जोधपुर के अंदर ये बनाए जाएंगे। और ये जो बनाए जाएंगे, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जयपुर के अंदर, जयपुर में भामाशाह डेटा सेंटर है, उसकी तर्ज पर बनाए जाएंगे। उसकी तर्ज पे बनाए जाएंगे। उसकी तर्ज पर ये बनाए जाएंगे। कहाँ पे? बूंदा मीणा पनोरमा तो बनाया जाएगा बूंदी के अंदर, और ये जोधपुर के अंदर, दोनों में ये पे क्या बनाए जाएंगे? दोनों के दोनों पनोरमा बूंदी जिले के अंदर भी होगा और जोधपुर जिले के अंदर भी होंगे। इन दोनों के अंदर ही बूंदा मीणा के जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी। और महर्षि नवल द्वारा जो गरीबों को उत्थान के लिए, नीच जाति को ऊपर, नीचे की जो जातियां हैं, नीच जाति नहीं, नीचे की जो जातियां हैं जो लो लेवल की है, उनको ऊपर उठाने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे। और ये जो बनाया जाएगा ये किस विभाग द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा। पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा ये बनाया जाएगा। पर्यटन विकास कोष से इससे पैसा खर्च होगा। पर्यटन विकास का जो कोर्स से जो पेमेंट होगा वो यहाँ से ये खर्च होंगे। कितने? 4 करोड़ रुपए के लागत से ये बनने वाले हैं। और ये कहाँ पे हैं भाई? देखिए जयपुर के अंदर जो कौन सा भामाशाह डेटा सेंटर है ना, उसकी तर्ज पे बनेगा, उसके आकार का, उस टाइप का ये बनेगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क लोकार्पण कब करेंगे? बिल्कुल सी, अभी कोटा के अंदर बहुत ही बढ़िया काम हो रहे हैं। अभी वहां पे चंबल माता की भी मूर्ति लगी है, 225 फीट की लगी है जो 20, ठीक है ना। इसी के साथ में ही आगे देखिए, तो ये जो बात कर रहे हैं ये 12 सितंबर की बात कर रहे हैं भाई। किसकी? 12 सितंबर को ये चंबल रिवर फ्रंट और जो ऑक्सीजन पार्क है इसका उद्घाटन किया जाएगा। और कब? किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं भाई। चंबल रिवर फ्रंट की बात करते हैं। चंबल रिवर फ्रंट है ये 6 किलोमीटर में, कहाँ पे? 6 किलोमीटर के अंदर इसको बनाया गया है। साथ ही बात करते हैं ऑक्सीजन पार्क की। तो ऑक्सीजन जो पार्क है वो बनाया गया है 75 एकड़। कितना? 75 एकड़। 75 एकड़ में ये बनाया गया है। जो इसकी जो लागत होगी, इसकी जो लागत होगी वो होगी लगभग 1400 करोड़ रुपए। कितनी भाई? 1400 करोड़ रुपए। इन दोनों की जो लागत होगी वो कौन सी होगी? 1400 करोड़ रुपए की यहाँ पे ये लागत आएगी। और ये 3 साल में बनकर तैयार हुआ भाई। कितने साल में? 3 साल में बनकर तैयार हुआ। यहां तक की बात करते हैं। अभी इसी की बात करते हैं तो यहीं पे एक चंबल के फ्रंट पर चंबल माता की मूर्ति की भी यहाँ पे क्या हुआ? स्थापना हुई, जो कितने फीट की है? 225 फीट की है भाई ये।
इसी के साथ कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नंदी व घंटा है। ये घंटा है, ये जो घंटा है वो 79 टन का है, टन का है। अगर इसको हम बजाते हैं, इसको बजाते हैं तो इसकी आवाज कितनी 8 किलोमीटर तक जाती है भाई। कितने किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर तक इस घंटे की आवाज आती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घंटी कह सकते हैं, घंटा से क्या घंटी है। इसको जब बजाते हैं तो इसकी आवाज है वो 8 किलोमीटर तक दूर तक ये जाती है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की मंजूरी दी है भाई। देखो, आई स्टार्टअप यानी नई कार्य, जो स्टार्टअप नए काम करने चाहते हैं, जो भी युवा है या बुजुर्ग जो भी है, वो अगर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और ये जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर बताइए। बिल्कुल बीकानेर। कहाँ पे किया जा रहा है भाई, बीकानेर में किया जा रहा है। बीकानेर में इसका स्कूल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और इसकी निर्माण जो लागत है, अपन बात करते हैं लागत की, इसकी जो लागत है वो 52 करोड़ 26 लाख रुपए है भाई। 52 करोड़ 26 लाख करोड़ रुपए की बात करें, इसके करोड़ से ये क्या होगा, इसका निर्माण होगा। यहाँ स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन के लिए क्या है, हब, स्कूल हब है। वहाँ पे आप नए नए तरीके सीख सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। और ये जो स्कूल बनाया जा रहा है वो जोधपुर के, किसके, जोधपुर के, जोधपुर में और क्या है, आईआईटी भी है अपने, फिनटेक, डिजिटल विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है, उसकी तर्ज पे ही बीकानेर के अंदर क्या बन रहा है भाई, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। ये कहाँ पे बनना जा रहा है, ये बनने जा रहा है बीकानेर के अंदर। और इसकी जो लागत होगी वो लागत कितनी है, 92 करोड़ 26 लाख रुपए से ये बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, बीकानेर के अंदर बनेगा। आगे का क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन है, राजस्थान के टोंक जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजित कब किया गया था भाई। देखिए, गवर्नमेंट मेगा फेयर भी लगा रही है, अलग अलग जगह लगा रही है। पिछली बार अजमेर में भी लगा था, अलग अलग जिलों में बन रहा है। ये जब घोषणा हुई थी तो हर जिले के अंदर ही मेगा फेयर का आयोजित होगा, ये बात बोली थी। तो देखिए, ये बात 8 सितंबर की बात है भाई। 8 सितंबर को ये टोंक के अंदर, कहाँ पे, टोंक में जॉब फेयर लगा। इस जॉब फेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 37 कंपनियां, कितनी भाई, 37 कंपनियों ने भाग लिया, या कह सकते हैं युवाओं का चयन किया। और ये जो आयोजित मेगा फेयर का जो आयोजित कौन कर रहा है, वो कर रहा है कौशल नियोजन, कौशल नियोजन। टोंक अजमेर में हो चुका है पहले, ये अजमेर में हो चुका है, एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा हो रहा है। इस टोंक वाले की बात करते हैं, टोंक मेगा फेयर के अंदर बात करते हैं तो 4,569 लोगों को जॉब ऑफर की गई, जॉब ऑफर की गई, जिसमें से 611 लोगों का चयन भी हो गया है भाई। ये चयन भी हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, हर जिले के अंदर ये मेगा फेयर लग रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है पहले, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी जो स्लिप निकलती है वो वहाँ की जमा करानी होती है। उसी के आधार पे वहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ आपके इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू के आधार पर फिर आपका चयन होता है।
वो वहीं पे आपका डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी में आपको कौन ले रही है, कितनी सैलरी होगी, वो सारी बातें वहाँ बैठ के डिसाइड की जाती है। आज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ग्रीन चैनल प्रणाली, ध्यान से सुनना, ग्रीन चैनल प्रणाली के माध्यम से उद्योगों को नवीनीकरण की अनुमति कितने दिनों में मिल सकेगी। अब जो नवीनीकरण की बात कर रहे हैं वो कितने दिनों में मिल जाती है। पहले ये जो मिलती थी वो 120 दिन के अंदर मिलती थी भाई, कितने दिन में, 120 दिन के अंदर ये अनुमति मिलती थी। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं किसके द्वारा, ग्रीन चैनल प्रणाली के माध्यम से। अब जो ये है वो कम समय में मिलेगी, लेकिन ये ग्रीन वैली जो चैनल प्रणाली है इसका प्रारंभ 15 सितंबर से होगा भाई, कब से होगा, 15 सितंबर से होगा। और इसके अंदर 7 दिनों में, कितने दिनों में, 7 दिनों के अंदर उद्योगों को नवीनीकरण की अनुमति मिल जाएगी। पहले कितने दिनों में मिलती थी, 120 दिनों में मिलती थी, अब कितने दिनों में मिल जाएगी, 7 दिनों में मिल जाएगी। लेकिन ये प्रारंभ ग्रीन चैनल प्रणाली स्टार्ट कब होगी, 15 सितंबर से होगी, उसके बाद ये काम स्टार्ट होगा, 7 दिनों में होगी। और ये जो प्रणाली है वो किस बेस पे काम करेगी, फास्ट ट्रैक, किस पे, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस पे, यानी कि जितना काम जितना जल्दी हो सके उसके आधार पर ये काम करती है। और इस जो ग्रीन चैनल प्रणाली का जो अध्यक्ष है की बात करते हैं भाई, अध्यक्ष की बात करते हैं, वो है शिखर अग्रवाल, शिखर अग्रवाल जी है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि ग्रीन चैनल प्रणाली के माध्यम से अब उद्योगों को नई नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उनका नवीनीकरण का जो अनुमति है वो मिल जाएगी। पहले कितने दिनों में मिलती थी, 120 दिनों में मिलती थी। यह आज का सवाल अपना अंतिम सवाल था। आगे की क्लास में हम इसी तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि हम आपको और भी अच्छी बेहतर क्लास दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।